Okay, so hello and welcome everyone. Welcome to the lecture number 4 of the periodic table chapter which we have taken under the inorganic chemistry series, and you are watching Chemistry Authors Pathshala by IITians. So in today's lecture, what I want to cover is, in today's lecture I want to take up the important concept of inert pair effect. Now why is it important? Because इसके applications इन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स अपकमिंग चैप्टर्स में के क्लास 11th में भी आएंगे, क्लास 12th में भी आएंगे. सो ऑन अ होल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बहुत सारे एक्सेप्शंस का जो रीजनिंग है उसके पीछे इनर्ट पेयर इफेक्ट है. सो आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट विद यू गाइज. प्लस ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर a few more examples and a few more concepts as requested by you guys to me by emails. Okay, emails में आप लोगों ने मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड किए थे, तो आई हैव टेकन अप अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सॉर्ट्स सो दैट विल ट्राई टू हेल्प यू. एंड येस, वन मोर थिंग बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. आई गेस मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में नहीं बोला था, बट लाइक व्हेन यू गो टू आवर यूट्यूब चैनल, यहाँ पे जाके प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, बिकॉज व्हेन यू हिट द सब्सक्राइब बटन इट विल हेल्प you only, because it will help us support the channel also, plus it will be helpful for you guys because you guys will not miss any of our updates, so you will always be notified about our upcoming videos. Okay, so let's come back to the lecture. Let's start with the lecture. Okay, so now let's start with the inert pair effect first. Yes, so basically inert pair effect. Now what do we actually mean by inert pair? वेल, इनर्ट पेयर से आप एक चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि इनर्ट पेयर इज़ लाइक इनर्ट गैसेस. हमने सुना है इनर्ट लाइक द नोबल गैसेस, दे आर इनर्ट मतलब दे आर रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस, राइट. तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब पॉसिबली क्या हो सकता है? पॉसिबली है भी दैट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, विच आर रिलक्टेंट or which have low tendency to participate in bonding, उस तरह के इलेक्ट्रॉन को, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उन तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? मतलब जो जिनकी लेस टेंडेंसी होती है ना, तो ये जो पूरा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इनकी लेस टेंडेंसी होती है, दैट इज़ द इनर्ट पेयर इफेक्ट. एक्चुअली आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सप्लेन करता है क्यों सम आउटर मोस्ट, लाइक I'll discuss it further, why some of the electrons are, why a pair of electrons are, they are not having a tendency, they are having very low tendency to participate in bonding. Because why यार, अब इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होएगा क्यों नहीं बॉन्डिंग के लिए? इलेक्ट्रॉन को तो स्टेबल होना है, तो इट मस्ट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू गेन स्टेबिलिटी. बट यहाँ पे चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हो रही हैं. देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न जिसकी वजह से a pair of electron becomes inert pair, कि वो आगे आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है. नाउ दिस रूल वॉज प्रपोज्ड बाय नेवल सिडविक इन 1972. बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 3, इन विच आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट एंड द पेनेट्रेशन इफेक्ट, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू टेल राइट नाउ. बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि मैंने आपको बताया था कि द एस ऑर्बिट, द एस सबशेल हैज़ अ हायर पेनेट्रेशन इफेक्ट एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एक सेकेंड, एज कंपेयर टू एफ. दिस इज समथिंग आई हैड टोल्ड यू कि एस का जो पेनेट्रेशन इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है इन सब के कंपेरिजन में. सो येस, दैट इज समथिंग विच वी हैड डिस्कस, राइट. तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि एस सबशेल का पेनेट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से एस शेल विल डेफिनेटली फेस मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. येस, बिकॉज उसका पेनेट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है. जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो ज़्यादा पेनेट्रेट कर जाता है टू द एस ऑर्बिटल, टू द एस सबशेल, एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू डी, एज कम्पेयर टू एफ. तो होता क्या है कि जो आपका एस सबशेल है, अगर आप इवन इफ़ यू से कि यार जो इसका आउटर मोस्ट शेल, फॉर इंस्टेंस इस केस में जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, यू कैन सी दिस इज द आउटर मोस्ट शेल.
अब आप बोलोगे यार आउटर मोस्ट शेल है तो ये तो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसको सबसे मिनिमल अट्रैक्शन फेस होना चाहिए न्यूक्लियस से। वेल दैट इज़ ट्रू, क्योंकि मैंने पहले भी आपको समझाया ये ट्रू है। बट द थिंग इज़, अगर आपका आउटर मोस्ट शेल में, अगर आप देखो आपके आउटर मोस्ट शेल में जो आपका NS2 इलेक्ट्रॉन है, जो भी आपका आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो आपका NS2 इलेक्ट्रॉन है उसमें तो S सब शेल आ रहा है और S का पेनेट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसका मतलब द न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पेनेट्रेट करके आपके आउटर मोस्ट शेल तक पहुंच जाता है। एंड होता क्या है कि नाउ दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फेसिंग attraction from the nucleus. As a result, now is outermost electron is no longer loosely bound. So this outermost electron is now under the attraction of nucleus. As a result, ये outermost electron अब freely बाहर दूसरे electrons के साथ जाके, मतलब now this outermost electron is not free because the outermost electron is now under more nuclear attraction than it was supposed to be. जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा अट्रैक्शन फेस कर रहा है अब बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से ये अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, यह बॉन्डिंग में ईजिली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है इस इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि देखो रिएक्शन होने के लिए आपको इस इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट शेल के इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालना होगा, राइट। ये बाहर निकल नहीं पा रहा है, वाई? बिकॉज इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है बढ़ गया है एज अ रिजल्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। सो यही जो चीज़ है इसमें एक्चुअली एक्ट होता है, लाइक दिस इज द होल थिंग व्हाट इज कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैंने आपको जो अभी समझाया, मैंने आपको जस्ट समझाया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक वो समझाया, बट अब हम समझते हैं कि बॉस इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्यों है, इसका बिहाइंड द सीन्स मैकेनिज्म क्या है। तो बिफोर आई टेल यू दैट, आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि ये एक नॉर्मल इफेक्ट नहीं है, मेरा मतलब ये कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ये सिर्फ वर्क करता है फ्रॉम नाउ वेयर इट वर्क्स इज दिस इफेक्ट बिगिंस फ्रॉम n ग्रेटर देन 4, बस इससे आगे पीछे नहीं होता है। आपको जस्ट ये याद रखना है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, यानी आपका जो फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड्स होगा तभी जाके ये इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा। ना एक चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम n ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 सिर्फ इसी पे क्यों ये इफेक्ट बिगिन करता है। ना दैट्स एक्चुअली रियली गुड क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आता है देन दैट्स रियली अप्रिशिएबल। द थिंग इज, आपका जो n ग्रेटर दैन 4 होता है ना, यानी कि जो आपका फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड्स है, वहाँ से आपका DNF शेल शुरू हो जाता है। तो DNF शेल शुरू हो गया तो इसमें व्हाट्स द बिग डील। द थिंग इज DNF, मैंने आपको बताया भी होगा पहले भी, आपका जो DNF सब शेल है, इनका जो पेनेट्रेशन इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू S एंड P इवन। तो DNF का जो आपका शील्डिंग होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, बिकॉज मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि DNF ऑर्बिटल्स, इनका जो पेनेट्रेशन इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है एंड इनका शील्डिंग इफेक्ट भी एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर, मैंने उसका लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई लेक्चर नंबर 3 प्लीज़ डू वॉच दैट, ओके, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इवन बेटर। तो आपका जो DNF और आपका DNF जो सबशेल है, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अब आप बोलोगे यार ये तो आउटर मोस्ट शेल में है, अगर आपका जैसे फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड्स का कोई भी एलिमेंट कंसिडर करो तो उसके केस में जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसमें मान लो S सबशेल आ भी रहा है और यहाँ पे मान लो D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सम ऑफ देम आर D ब्लॉक एलिमेंट, some of them are in D subshell, some of them are in F subshell। तो जो D और F subshell जो बीच में आ रहे हैं
बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पा रहे हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को फ्रॉम द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द थिंग इज, आपका जो डी और एफ ऑर्बिटल है वो, मान लो आपका जो न्यूक्लियस है, मान लो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है और जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर बहुत सारे शेल्स आ रहे हैं। अब वेरियस शेल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब आप बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फासला बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक अट्रैक्शन जाना इट्स नॉट वैलिड, क्योंकि क्यों जाएगा अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इतना दूर तक। बट द थिंग इज़ यार, वो तभी होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शील्ड तभी कर पाएगा अगर उसका शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग होगा। बट इन केस ऑफ डी एन एफ ऑर्बिटल, जो आपका 4th पीरियड एंड ऑनवर्ड से शुरू होता है, वो बहुत पुअरली शील्ड करते हैं, उनका शील्डिंग बहुत पुअर होता है। एज अ रिजल्ट आपका न्यूक्लियस उनके थ्रू पेनेट्रेट करके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस, उस मतलब जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा अट्रैक्शन, दैट इज अंडर मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड its tendency to participate in a reaction or its tendency to participate in a bonding decreases, and we say that outermost ns2 का electron pair जो है that has now become inert, यानी जो ns2 ये जो electron pair है इसी को हम inert pair बोलते हैं, और ये जो पूरा इफेक्ट है इसको हम inert pair इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? यस? सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक्चुअली क्या होता है, आपका जो 4th, 5th, 6th पीरियड होता है, जो एक्चुअली आता आपका 4th जो सॉरी आई एम रिपीटिंग, आई एम सो सॉरी, आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है 4th, 5th एंड 6th पीरियड का, दे कम आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? ऑफ कोर्स दे कम आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, but the electrons present in the बीच में आने वाले डी एन एफ ऑर्बिटल्स, they do not effectively shield the s electrons of the valence shell. As a result, the ns electron become more tightly held by the nucleus and their tendency to participate in the bond formation decreases. Okay? So I hope आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर है। So अगर you want to understand it more, तो प्लीज़ बने रहिए till the end of the video, because I'm going to take lots more examples so that ये concept आप लोगों को super clear हो जाए। Okay, now applications, ये जो आपका slide है this is about the applications कि inert perfect कहाँ कहाँ किस तरह से काम कर रहा है। तो basically एक ट्रेंड देखने को मिलता है in the periodic table, और वो ये होता है कि basically ये होता है आपका जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन फैमिलीज़ में बेसिकली ये ट्रेंड देखा जाता है। अगैन वाई बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन? क्योंकि वहीं पे आपका जो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, तो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये आएगा तभी तो पुअर शील्डिंग होगा, तो इसीलिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इन फैमिलीज़ में ज़्यादातर ही देखी जाती हैं। तो इनमें क्या होता है ना कि जब हम पीरियड में टॉप टू बॉटम जाते हैं, व्हेन वी गो इन द पीरियड्स ऑफ बोरॉन, नाइट्रोजन एंड कार्बन फैमिली, व्हेन वी इन सारे जो फैमिलीज़ होती हैं इनमें जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आप जनरली देखोगे टुवर्ड्स द, और जो एलिमेंट्स विच आर लाइंग लोअर इन दीज ग्रुप्स, दे हैव द टेंडेंसी फॉर अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अच्छी तरह देख सकते हो कि फॉर इंस्टेंस दिस इफेक्ट का ये जो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन यहीं पे होता है, द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप बोलो कि यार बोरॉन, जो बोरॉन फैमिली है, ठीक है, बोरॉन फैमिली कौन सा होता है? वह 13th ग्रुप का एलिमेंट है। इनका वैलेंसी कितना होता है? यस, वैलेंसी इनका होता है 3 का, ठीक है, 3 का होता है। तो अब आप एक्सपेक्ट करोगे, अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? अगर मैं आपको बोलूँ यार मैं बोरॉन फैमिली में ना टॉप टू बॉटम जा रही हूँ, तो क्या टॉप टू बॉटम हर एक एलिमेंट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा? आस्क योरसेल्फ, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन कि अगर मैं
फॉर इंस्टेंस 13 ग्रुप को कंसिडर कर लो, उसमें फॉर इंस्टेंस जो बोरॉन फैमिली है ना 13 ग्रुप का, उसका वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी 3 होता है। तो क्या 13 ग्रुप का हर एक एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होगा? द आंसर इज नो। आपका जब आप ग्रुप के एकदम टुवर्ड्स लो पे आ जाते हो, व्हेन यू रीच द लोअर लाइंग एलिमेंट्स इन द ग्रुप, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एज अ रिजल्ट अगर आपका ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम ये अगर स्टेबल भी है, एज वी गो डाउन द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। एज यू कैन क्लियरली सी हियर कि गैलियम 3+ ज़्यादा स्टेबल है देन इंडियम देन थैलियम। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, आपका जो stability of the higher oxidation state that decreases and the stability of lower oxidation state increases. Yeah, तो basically यहाँ पे as you can see the stability of oxidation state, the stability of higher oxidation state, it decreases down the group. Now why does it happen? Because higher oxidation state होने का मतलब क्या है? Because the thing is आपका higher oxidation state becomes less stable as we go down in the group. Now why does that happen? इसका simple reason यही है कि because of the inert pair effect, because of the poor shielding of d and f orbitals, the nuclear attraction reaches the outermost electron and now it becomes extremely difficult, at least now it becomes difficult to remove the electron from the outermost shell. As a result, the higher oxidation state becomes slightly less stable as we go down in the group. तो जो lower oxidation states होते हैं वहाँ तक ही it is stable. उसके बाद जब आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करोगे, it will be very difficult because of the increased reach of the nucleus attraction. So I hope the whole thing of inert pair effect is clear to you guys. So basically this example which I have taken up is one of the applications of inert pair effect. Okay, one more thing in this example only is like if you see lead 4+, एक सेकेंड यार हाईलाइटर काम नहीं कर रहा है। Yeah, for instance this is the lead 4+ and bismuth 5+. So in this you would see that these are strong oxidizing agent. Now what is an oxidizing agent? An oxidizing agent का tendency क्या होता है? An oxidizing agent has a tendency to reduce. Means an oxidizing agent oxidizes another element but it gets reduced itself. It undergoes reduction itself. तो lead 4+, lead कौन से ग्रुप में है? Lead is in the group of carbon. और कार्बन के ग्रुप में आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा हो सकता है? 4+. तो इस केस में क्या lead 4+ स्टेबल होगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट जो कि 4th पीरियड एंड ऑनवर्ड्स अप्लाई होता है, इस केस में लेड का 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी लेस स्टेबल. इंस्टेड क्या स्टेबल होगा? जब भी आपकी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ना, तो जो nth स्टेट होता है, nth स्टेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस ग्रुप के लिए, जिस ग्रुप में वो एलिमेंट लाई कर रहा है. तो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्चुअली होता है n-2. एक सेकेंड. हाँ, सो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आपका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो होता है आपका n-2. तो इस केस में आपका जो lead 2+ होगा इट विल बी मोर स्टेबल. तो यानी lead 4+ से 2+ पे जा रहा है, यानी lead 4+ itself is undergoing reduction but it will act as a strong oxidizing agent. Similarly bismuth 5+ देखोगे, bismuth lies in the group of nitrogen which is group 15. उसके ग्रुप में वैलेंसी कितनी होती है? The valency is what tell. तो 15th ग्रुप है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है 15th ग्रुप में? +5 हो सकता है, राइट?
+5 हो सकता है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो बिस्मथ का +5 है, अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, उसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होगा। इंस्टेड क्या स्टेबल होगा बिस्मथ के लिए? वेल, बिस्मथ के लिए इसका N-2 होगा 3+। तो जो आपका बिस्मथ 3+ होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बिस्मथ 5+। तो अगेन इट इज़ गोइंग अंडरगोइंग रिडक्शन, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो आपके लोअर लाइंग एलिमेंट्स होते हैं इन एनी ग्रुप वो एक्ट करते हैं एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फैमिली ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। क्लियर है? ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी है। अच्छा, इस स्लाइड पे एक और जस्ट लास्ट चीज़ पेंडिंग है, वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, देन वी आर डन विद इट। ओके, प्लीज़ बियर विथ मी। तो लास्ट में चीज़ क्या है, अब मैंने आपको ये तो बोला है कि आपका लेड 4+, बिस्मथ 5+, इनके बनने की टेंडेंसी इज़ मच लोअर, मतलब 5+ बिस्मथ का और 4+ लेड का, इनका एग्जिस्ट करना थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू देयर लोअर ऑक्सीडेशन काउंटर पार्ट्स। बट इन प्रेजेंस ऑफ सर्टन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दे एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि यहाँ पे जैसे आप स्लाइड पे देखोगे, मैंने क्या लिखा है, द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, विच ग्रुप आई एम टॉकिंग ऑफ, द बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, they form oxides with higher oxidation state only with highly electronegative elements like fluorine and oxygen। क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज़, इनका साइज़ भी छोटा होता है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बेटर पोलराइज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से ये जो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, वैसे ये सारी चीज़ें ये जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, बेसिकली पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में आता है, जो माय फादर समीर मायरा इज टेकिंग अप ऑन दिस चैनल, उनके भी पैरेलली लेक्चर्स चल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग देम सो दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ समझ में आए एंड यू आर एबल टू कनेक्ट द थिंग्स। ओके ओके, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में काफ़ी कुछ बताया, सो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं आपको थोड़ी और बेसिक चीज़ें भी बता दूँ सो दैट इट्स ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड थिंग्स आई एम टीचिंग। ओके, डोंट वरी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सो आई जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स ऑन दिस। ओके, सो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम in a molecule or in its ionic form is basically the imaginary charge the atom would have if electron in each bond were located on the more electron negative atom. The thing is, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने अभी आपको बोला भी है, उसका मेन चीज़ क्या है? द मेन चीज़ इज़ कि जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या इमेजिन करते हैं? एज द चार्ज ऑन द एटम, जिसको हम कभी कभी फॉर्मल चार्ज भी बोल देते हैं, जो माई फादर इज टेकिंग अप इन हिज नेक्स्ट लेक्चर, सो प्लीज़ सी दैट फॉर बेटर क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग। बट या लेट्स कम बैक। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मल चार्ज होता है, या जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या जो चार्ज ऑन एन एटम होता है, इट इज़ बेसिकली अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम इसको इमेजिन करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। We imagine oxidation state as the charge on the atom, कि एटम पे जो चार्ज है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट की तरह हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। Now this works well in ionic species, क्योंकि ionic species में मैं बहुत आसानी से लिख सकती हूँ कि जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे ये H2SO4 है, या जैसे आपके पास में H2SO4 है, क्योंकि ये आयोनिक फॉर्म में है, हमारे लिए बहुत आसान है हाइड्रोजन के ऊपर +1 लिखना, सल्फर के ऊपर +6 लिखना, मतलब इनको चार्जेस असाइन करना आयोनिक स्पीशीज़ में बहुत आसान है, राइट? क्योंकि इसमें हम मानते हैं एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इज टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये सारी चीज़ें हम कंसिडरेशन में लेके इसको इमेजिनेशन में ले लेते हैं, ठीक है? बिकॉज सी
या आयनिक फॉर्म में है ना, तो आयंस में लिख सकते हैं. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तब, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, द थिंग इज इलेक्ट्रॉन्स उसमें देयर इज अ ओवरलैपिंग एंड देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट इन बॉन्डिंग. ठीक है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग आर कंसिडर्ड entirely belongs to the more electronegative species. Don't worry, अभी और एग्जाम्पल्स आएंगे, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जाम्पल H2SO4 is a neutral species. Overall it is neutral, but assumed electrons are towards the more electronegative oxygen. यहाँ पे इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, एंड सल्फर एंड हाइड्रोजन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, तो इनके ऊपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. या सो यही चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है इसमें. सो द थिंग इज इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन एंड नॉट रियल. तो जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि इट इज़ रियल, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट विच वी इमेजिन जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस. ओके, सो नेक्स्ट कम टू द फंडामेंटल रूल्स. So the first rule applies for ionic species. Okay, so ionic species में क्या होता है, the sum of oxidation number of all the atoms of a species is equal to the charge of the species. यानी कि अगर आपको कोई भी species given है, for instance मैंने NO2 प्लस आयन दे दिया है, ये एक species है, अगर आपको इसमें चार्ज निकालना है ओवरऑल, तो वो कैसे आएगा, when you take the sum of the oxidation states of its individual elements. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NO2 प्लस आयन कंसिडर करूँ, तो इसमें इसका चार्ज निकालने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन लेंगे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2, क्योंकि 2 है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, राइट. एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा. वाई, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा. Okay, next is for the neutral species. Neutral species में क्या होता है, आपका overall charge of a compound or a species is 0, but वो भी उसी तरह से ही आता है. आप the thing is आप सभी oxidation states of individual elements को of a species उसको जब आप sum up करोगे ना, eventually you will get 0 only. For instance अगर आप H2O लेते हो, water molecule, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लिया, इंटू 2 करना है क्योंकि 2 है, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल 0 ही आएगा. ठीक है, ओके. थर्ड इज, एक और चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी एलिमेंट्स को हम उसके एलिमेंटल स्टेट में लेते हैं, जो उसका एटॉमिक स्टेट या ग्राउंड स्टेट में लेते हैं, तो उनके ऊपर द ऑक्सीडेशन चार्ज इज 0. फॉर इंस्टेंस मैंने आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला, अब यहाँ पे ऑक्सीजन इज़ नॉट बॉन्डेड विद एनीवन, ऑक्सीजन ने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया, ये सिर्फ O2 मॉलिक्यूल की तरह है इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स नेटिव स्टेट और इन इट्स एलिमेंटल स्टेट. तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन चार्ज, द ऑक्सीडेशन नंबर वुड बी 0. जैसे H2 मॉलिक्यूल है, ये तो अकेला ही है, इट इज़ नॉट रिएक्टिंग विद एनीवन, इट इज़ जस्ट अलोन, इट्स नॉट बॉन्डेड, तो इसके ऊपर भी एलिमेंटल स्टेट है, तो 0 होगा इसका ऑक्सीडेशन चार्ज. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है. नेक्स्ट, चार्ज ऑफ एनी मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. मोनोएटॉमिक यानी जैसे फॉर इंस्टेंस हाइड्रोजन वगैरह, ये जो मोनोएटॉमिक होते हैं, हीलियम, तो इनका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही इसका चार्ज भी हो जाता है. क्लियर है, ये तो एकदम ही बेसिक है. नेक्स्ट मूव टू द कोऑर्डिनेट स्पीशीज. ओके, तो कोऑर्डिनेट स्पीशीज में क्या होता है, द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्ज ऑफ मेटल कैटायन plus the charge of ligands. Now I will take up examples of coordinates. For instance, पहले आपको समझना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम का चार्ज क्या होगा. जनरली अब आप बोलोगे कि यार कभी कभार तो +1 लेते हैं, कभी कभार -1 लेते हैं, लाइक व्हाई डज दैट शिफ्ट हैपन. आपको कैसे पता चलेगा कि कब किस एटम का चार्ज हम प्लस में लें, कब किस एटम का चार्ज हम माइनस में लें. द थिंग इज, आपको देखना होगा कि वहाँ पे सबसे जो भी आपको स्पीशीज़ गिवन है ना, उसमें आपको देखना होगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ कौन सा है. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ होगा सबसे ज़्यादा उस स्पीशीज़ में,
उसका चार्ज जनरली नेगेटिव होता है एंड बाकियों को हम एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो अब उस स्पीशीज़ में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम प्लस में लेंगे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा शो कर रहा होगा उनको हम नेगेटिव में ले लेंगे। फॉर इंस्टेंस हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन मोस्टली +1 दिखाता है क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम रहती है बिकॉज इट्स एट द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एकदम 2.1 है जस्ट। तो बाकी एलिमेंट्स विच लाई टू द राइट ऑफ इट जनरली हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, इसलिए उनके केस में हम +1 ही ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि उनके साथ हाइड्रोजन एटम शोज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, इफ यू सी मेटल हाइड्राइड्स के केस में, ना मेटल हाइड्राइड, मेटल का चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिखाता है। तो उस केस में हाइड्रोजन इज एक्चुअली द वन व्हिच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसमें हम हाइड्रोजन का चार्ज -1 लेंगे। क्लियर है? नाउ फॉर द एल्कली मेटल्स आर मेटालिक अगैन, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो उनका हमेशा ही +1 लेंगे हम। एल्कलाइन मेटल्स अगैन मेटल्स हैं, सो +2 लेंगे। एल्यूमिनियम गैलियम जनरली +3 ही होता है। मेटल्स आर यूजली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस वन एक्सेप्शन कि AU gold sometimes shows -1, so again that's an exception. वैसे ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, but again you should know it, it's good to know. Okay, fluorine atom is always -1 because fluorine is the most electronegative element in the periodic table. उसकी electronegativity around 4 होता है, काफ़ी ज़्यादा electronegative है, it lies to the right part of the periodic table, तो इसका हमेशा -1 लेना है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब आप बोलोगे यार ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनका भी जनरली -1 होता है, बट अगर इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई आ जाए इनके साथ में, जैसे ऑक्सीजन, तो उन केस में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर आप माइनस नहीं ले सकते, फिर प्लस लेना पड़ेगा। बट अगैन वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके साथ में है एटम का, और उसके साथ में इट डिपेंड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सो ये वाली चीज़ें आपको क्लियर होगी हैं। अमंग हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज दिस। ऑफ कोर्स आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आपको पता होगा, बिकॉज एज वी गो डाउन इन द ग्रुप योर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, राइट, योर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई lecture number 1 and lecture number 2. If you don't know that or if you haven't watched it, please go and watch that right now. I have put the link in the description. फॉर इंस्टेंस जैसे ICL है, अच्छा ICL में आप मुझे बताना किसका चार्ज क्या होना चाहिए। जिस वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई इट आउट वंस योरसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो आयोडीन है एंड क्लोरीन है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए क्लोरीन का जो चार्ज होगा वो -1 होगा, एंड आयोडीन का चार्ज क्या होगा? अगेन फिर आयोडीन का चार्ज होगा +1। ओके, क्लियर है? अगेन वन मोर एग्जांपल, Cl2O। Cl2O में कौन नेगेटिव होगा, कौन प्लस होगा, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो यार Cl2O में देखो, Cl2O में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ऑक्सीजन के ऊपर आपका माइनस में होगा चार्ज और इसका -2 होता है। तो क्लोरीन का होता है 1, बट प्लस हो या माइनस, तो ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके साथ में क्लोरीन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव दिखा रहा है बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर +1 होगा। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ऑक्सीजन मोस्टली -2 होता है क्योंकि आप देखो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके जस्ट लेफ्ट में आपका ऑक्सीजन लाया करता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ओके, अगैन देर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के बजाय कुछ और होता है। फॉर इंस्टेंस पेरोक्साइड होता है, जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 या Na2O2, इनको हम पेरोक्साइड्स बोलते हैं, राइट? ये जो होते हैं ये पेरोक्साइड्स होते हैं। तो ये पेरोक्साइड आयन होता है बेसिकली आपका,
O2 2 माइनस, ये जो आपका पेरोक्साइड आयन होता है इसमें ऑक्सीजन का चार्ज -1 होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का चार्ज जो है -1 होता है। ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, अच्छा मुझे बताना OF2 में क्या होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। OF2 में क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? OF2 में अगर आप ध्यान से देखो, इट इज़ फ्लोरीन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज अ रिजल्ट फ्लोरीन के ऊपर -1 होगा, मतलब फ्लोरीन विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ऑक्सीजन का क्या होगा? प्लस में होगा, प्लस में कितना होगा? 2 होता है, तो 2 प्लस में होगा, तो कैन ऑक्सीजन इज +2 एंड फ्लोरीन वुड बी -1। OF2 which is a peroxide ion again, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का +1 होगा, बिकॉज पेरोक्साइड है ना, तो 1 पेरोक्साइड में 1 होता है, बट क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके साथ में ऑक्सीजन का प्लस में होगा। नाइट्रोजन का मोस्टली -3 होता है, मोस्टली, बट अगेन इट डिपेंड्स कैसे कि अगर जैसे मैं NH3 लूँ तो यार NH3 में तो नाइट्रोजन का -3 है एंड हाइड्रोजन का +1 है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इस केस में -3 है। बट आपका फॉर इंस्टेंस दूसरा कोई केस ले लो, जैसे मैंने NO2 दिखाया था, तो वहाँ पे इसका तो -3 नहीं था क्योंकि NO2 में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। ओवरऑल वो आप देख सकते हो, इट्स वेरी इजी टू सी, क्योंकि मैंने आपको ओवरऑल एक फ्रेमवर्क समझा दिया है, सो नाउ इट्स ईजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। या मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन का, फॉर इंस्टेंस NF3 में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन का +3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, NO2 के केस में +4 होगा। यस, दैट्स एन एक्सेप्शन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा, सो नाइट्रोजन के ऊपर +2 होगा, सॉरी +4 होगा। NO3 माइनस, तो NO3 माइनस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर -2 मतलब -6 हो गया, -6 एंड इसके ऊपर +5 होगा, प्लस में होगा क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक्चुअली ना नाइट्रोजन का वेरी करता है फ्रॉम -3 to 5। ओके कूल। एक लास्ट में एक चीज़ रह गई है, सल्फाइड का केस। सल्फाइड इज इन विच फैमिली? ऑक्सीजन का ही फैमिली है। सल्फाइड के केस में क्या होता है, उसका भी जनरली -2 होता है, बट ये डिपेंड करता है, अगेन ये भी -2 से 6 तक जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इसका क्या है, ग्रुप नंबर 16 है, तो मैक्स टू मैक्स +6 तक जा सकता है। और क्योंकि सल्फर का हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, सल्फर का लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। क्लियर? चलो, तो जो ये आपका मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये दूसरा कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, सो दिस वी हैवंट कवर्ड आई गेस। ओके, सो द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेम एलिमेंट, a given element may be present in more than one oxidation state within a given molecule. Yes, there is a change. पहले मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो -3 है, वो -3 मतलब द थिंग इज नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी कर सकता है -3 to +5, बट ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल नहीं था। दिस वॉज लाइक डिफरेंट कंपाउंड में नाइट्रोजन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ये राइट। जैसे NF3 में NF3 में +3 दिखा रहा है, NO2 में +4 दिखा रहा है, तो नाइट्रोजन डिफरेंट कंपाउंड्स में आपके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, नॉट इन द सेम मॉलिक्यूल। बट अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेम एलिमेंट इन वन गिवन मॉलिक्यूल, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल आपका एक ही एलिमेंट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो इस केस में
तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा ठीक है, अगर एक ही मॉलिक्यूल में ये डिफरेंट दिखा रहा है, जैसे -3 से लेके +5 तक दिखा रहा है, तो चलो हम एक एवरेज ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। बट ये गलत अप्रोच होता है, आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लेना है उस केस में। यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट सेपरेटली इन दैट केस। आई विल शो यू एज एन एग्जाम्पल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आपका ये NH4NO2 है, ठीक है। ये जो आपका NH4NO2 है, एक्चुअली आप इसको आयंस के फॉर्म में विजुलाइज कर सकते हो कि आपका NH4 जो है वो प्लस होगा, अमोनियम आयन होता है पॉजिटिव, एंड दूसरा NO2 माइनस आयन, ठीक है। तो आप इसको NH4 या तो बेसिकली यहाँ पे हम NH4NO2, ये जो हमारे पास में स्पीशीज या मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपको गिवन है, इसको वी कैन कंसिडर इन अ आयोनिक फॉर्म, एंड आयोनिक फॉर्म में हम इसको NH4 प्लस एंड NO2 माइनस के फॉर्म में इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, यहाँ पे NH4 प्लस को अगर आप इंडिविजुअली देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चार्ज कितना होगा, +1 होगा। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो इसका +1 होगा। ओवरऑल +1 है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा, यानी -3। वैसे ही अगर आप NO2 माइनस को देखते हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर -2 है, और ऑक्सीजन का जनरली 2 ही होता है, पेरोक्साइड में 1 होता है बट जनरली 2 होता है। तो फिर यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना बचा, प्लस में प्लस होगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन हेयर। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे +3 हो रहा है। तो अब ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स नाइट्रोजन के ही है एंड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों का एवरेज लेके मुझे आंसर बताओ कि यार ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन पूछूं, तो यू शुड गिव मी सेपरेटली द आंसर्स, ना कि ये आपने -3 और +3 का एवरेज लेके 0 मुझे बता दिया, क्योंकि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इट इज़ न्यूट्रल, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। आई मीन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 कैसे बोल सकते हो, बिकॉज NH4 प्लस में इसका -3 है, NO2 1 माइनस में इसका +3 है, तो आप यहाँ पे एवरेज लेके मुझे आंसर नहीं बता सकते हो। सो इन दिस यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स separately. Now that is the catch. Okay, clear? Okay, so अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया about inert pair effect, I hope inert pair effect is clear to you guys. And if inert pair effect is clear, तो उसके बाद में हमने oxidation state के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें भी डिस्कस की, which will help you in understanding this chapter even more. Also, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह में इनको समझने में थोड़ा और रिसोर्सेज यू नीड, सो यू कैन डेफिनेटली check out my father's lectures, Mr. Sameer Maira's lecture on chemical bonding. I have made a separate playlist for that. Link is in the description box below. वहाँ पे जाके you can learn about chemical bonding. उसमें उन्होंने ये सारी concepts do come over there. वहाँ पे in the chemical bonding chapter also I will take a few lectures, a few topics, and the things would be clear for you guys. So if you have any questions for me कि केमिकल बॉन्डिंग में भी मैं कुछ वीडियोस बना दूँ, कौन से टॉपिक्स पे बनाऊँ, कौन से क्वेश्चंस लूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड ईमेल मी. ओके, चलो नाउ लेट्स कम बैक, लेट्स गो टू द एग्जांपल्स ऑफ दिस, क्योंकि अभी तक हमने जो भी सीखा लेट्स लर्न टू अप्लाई देम. ओके, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में. नाउ दिस एग्जाम्पल आई हैव टेकन फॉर द टाइप ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज़. तो यानी न्यूट्रल स्पीशीज़ के लिए क्या होगा, इसमें जो भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी, द बेसिक थिंग इज आप लोगों को पॉज करना है वीडियो को एंड देन यू हैव टू कम बैक एंड चेक योर आंसर. ओके, सो दैट विल बी बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू. KMnO4 राइट, ओवरऑल चार्ज 0 है यानी न्यूट्रल है. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा इसमें,
जो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा किसका, पोटेशियम का, एंड पोटेशियम इज अ एल्कली मेटल ग्रुप 1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ओवरऑल -2 है, तो -8 + 1 कितना हुआ, -7, तो यहाँ पे मैंगनीज का हो जाएगा +7। क्लियर है, यही चीज़ यहाँ पे भी समझाई हुई है। इसका एक और मैं थोड़ा सिंपल मेथड बता देती हूँ। द पीपल हु डोंट मतलब द पीपल हु हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोर, उनके लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बता देती हूँ। पोटेशियम का तो आपने +1 कर लिया आइडेंटिफाई, प्लस जिसका निकालना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप X ले सकती हो, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, -2 है, इंटू कितने हैं, 4 है, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है, तो यहाँ से आपका X जो है वो +7 आ जाएगा। ठीक है, यही कैलकुलेशन यहाँ पे भी दिखाई हुई है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव स्पीशीज। हम तो पॉजिटिव है, वी शुड गो फॉर द पॉजिटिव स्पीशीज। तो यहाँ पे NO2 प्लस है ना, जो इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, सो द ओवरऑल चार्ज इज +1। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, इसके ऊपर होगा -2, एंड नाइट्रोजन का मान लो X ले लिया मैंने, सो X प्लस इसका -2 है और कितने हैं, 2 है, ओवरऑल कितना है, +1 है, तो सॉल्व करो, यू विल गेट इट टू बी +3। ओके, क्लियर है, लेट्स गो फॉर द नेगेटिव स्पीशीज, CO3 2-, ओवरऑल चार्ज इसका 2- है। नाउ हु इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 2-, एंड कार्बन का मैंने X ले लिया, तो क्या होगा, X प्लस ऑक्सीजन का -2 है, कितने हैं, 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 3, ओवरऑल कितना है, 2- है, ये देखो 2- है, तो यहाँ से आप X को कैलकुलेट कर लेना। क्लियर, ओके, नेक्स्ट कम्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ द थिंग इज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने जस्ट एज अ एग्जाम्पल लिया है टू लेट यू नो कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो एग्जिस्ट। प्लीज़ डोंट गो वेरी डीप इन टू इट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका एक अलग चैप्टर है क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में ली जाती हैं। बट स्टिल क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर रही हूँ एंड दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन, तो इसलिए आई एम टेकिंग अप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑल्सो, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस आउट एनीथिंग। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ, द रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यू शुड डू योरसेल्फ। ओके, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू कमेंट और इवन ईमेल मी योर क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली टेक देम इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो पहले यहाँ पे मैंने फॉर इंस्टेंस मैंने ए पार्ट लिया है, दिस इज कोबाल्ट एंड अमीन NH3 Cl2, ओवरऑल 2+ है। ठीक है, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस इन्होंने पूछा है मुझे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने X कंसिडर कर लिया, X प्लस, वेल अमोनिया का ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 0 है। क्लोरीन के ऊपर कितना होगा, क्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग दीज, क्योंकि बाकी तो अगर आप देखो कोबाल्ट मेटल है, ओवरऑल इसका भी चार्ज 0 है, तो क्लोरीन ही बचता है, और इसके ऊपर कितना है, -1 है, कितने हैं, -1 इंटू कितने हैं, 2 है, ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर बाहर कितना है, 2+ है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, सो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो अमोनिया इज न्यूट्रल, हाँ, तो इसको कंसिडर करके X इज कमिंग आउट टू बी 4, yes, X is coming out to be 4. So the oxidation state, oh yeah, ये तो B part है, हाँ, A part का oxidation state of cobalt is +4. Now similarly you can do for the B part yourself. B part is a okay, तो A part मैंने करा दिया है आप लोगों को, A part is done from my side.
बी पार्ट जो है इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू गाइज. ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है. देन यू हैव टू कॉमेंट द आंसर. ओके. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. आज हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट सीखा, इसके एप्लीकेशन सीखे, प्लस हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड वो भी सिंगल एटम्स, मल्टी एटम सिस्टम, कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन डिफरेंट स्पीशीज़ को हमने कंसिडर किया. उन सब चीज़ों को हमने लिया. तो लेट्स एंड दिस टुडे हियर. अब हम मिलने वाले हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, जिसके लिए आई एम सुपर एक्साइटेड. सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ज़रूर डालना आफ्टर वॉचिंग द होल लेक्चर फॉर टुडे, so that I take up the questions in my next lecture number 5. So signing off, see you. Okay, hello everyone. So actually many of you had asked कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं what are the references for that और उसके notes कहाँ मिलेंगे. So for that I am clarifying it today itself कि you can find all the references and all the notes जो भी हमने अभी तक पढ़ाया, मैंने या मेरे डैड समीर मायरा ने, उन्होंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है या आगे भी पढ़ाने वाले हैं, ऑल द नोट्स, ऑल द रेफरेंसेस वी आर टेकिंग फ्रॉम आवर बुक जो हम दोनों ने खुद कंपाइल किया है. it has been a really fun experience compiling this book for you guys, and the book name is The Ultimate Guide to Inorganic Chemistry by IITians, and it's compiled by both of us, Mr. Sameer Maira and me, Sampriti Maira. Basically, let me tell you, ये book किसके लिए है. The book is for all the students who are in currently class 11th, whether they're studying in CBSE or ICSE, or whether they're preparing for JEE Mains, JEE Advanced, KVPY, NEET, and any other competitive exams. Why? Because this book is absolutely suited for everyone, क्योंकि हमने इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर किया है. Yet, let me tell you, it is not like any other book, because I can tell it with whole confidence कि ऐसी बुक आपको मार्केट में नहीं अवेलेबल होगी. Now why can I say this with full confidence? That is because अभी आप केमिस्ट्री की कोई भी बुक उठाओगे मार्केट से, the thing is you'll open up a chapter, आपको एक टॉपिक पढ़ना है, then you have to read a long story, आपको एक बड़ी सारी स्टोरी पढ़नी होगी, उसमें से आपको अपनी काम की लाइंस अंडरलाइन करनी होगी. देन आपको उसमें रीज़न ढूंढना होगा, अच्छा ये इफेक्ट है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेप्शन इसका कहाँ पे लिखा है. बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है, एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. बिकॉज सी एज अ JEE एस्पिरेंट मुझे भी पता है, जब तक ये बुक अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, जितनी बुक्स अवेलेबल है, द थिंग इज़ आपको एक टॉपिक के लिए यू हैव टू रेफर मल्टीपल बुक्स, विच इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग, एंड एक सब्जेक्ट के लिए इतना एफर्ट जस्ट वर्थ इट नहीं होता है. सो दैट्स वाई being a JEE aspirant myself, I know what kind of problems we people have to face, time constraints and a lot of things. तो उन सब चीज़ों को हमने दिमाग में रख के we have compiled this book, and the thing is, why do I recommend you to buy this book? The thing is, it is written by the people who have been there. I have been a JEE aspirant myself, and I know what is actually needed by the aspirants. It's concise, to the point, easy to understand with lots of examples. Everything which we have explained, even in my lectures or in my father's lectures, we always include examples, and we have been always concise. Okay? Second is it's multicolored, and the important concepts, reasons, exceptions, and the data in the tables, everything is colorful and it's highlighted too. So you don't need to sit and underline each and every line. No, in that way we are saving your time by already highlighting and underlining the things which you need. And also this book serves as a textbook plus problem solving, जो normally नहीं होता, because we have to refer a book for reference and एक दूसरा हमें module करना होता है for questions. Not at all required, because इसमें आपका theory भी है plus questions भी है, right? And that's why I would recommend it highly for you guys, and please buy it ASAP. I would request you all. The link for the website could be found in the description box below, and in the website, also in the description, I have given the Amazon and Flipkart links जहाँ पे book available है. आप website पे भी check कर सकते हो, वहाँ पे भी links available है.
ऑल्सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू प्रिव्यू द बुक बिफोर बाइंग, उसका भी ऑप्शन है. सो व्हेन यू ओपन द वेबसाइट, आपको यहाँ पे जो PDF लिखा है ना, वहाँ पे आप क्लिक करना एंड दिस विल ओपन अप इन अ न्यू विंडो और आपको एक PDF मिलेगा, सैम्पल PDF. सो देयर यू कैन अंडरस्टैंड जो चीज़ें मैंने अभी तक बोली, वाई दे आर हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो यू कैन सी हाउ मल्टी कलर्ड एंड ये जो नोट्स वगैरह है, ऑल एक्सेप्शंस, एवरीथिंग हैव बीन कलर्ड. You know, you can see the things yourself. How concise it is. ये चीज़ें नॉर्मली एक बड़ी स्टोरी में लिखी होती हैं एंड इट्स जस्ट वेरी टाइम कंज्यूमिंग. आई हैव बीन देयर, आई हैव रेड सच थिंग्स, मुझे पता है. सी फॉर योर सेल्फ. देखो यहाँ पे रीज़न किस तरह से दिया हुआ है. वी हैव नॉट रिटन अ स्टोरी, एवरीथिंग इज रियली कंसाइज, यू नो. Yeah, so that's all for today. Thank you all for your time and attention. Any questions, please comment in the comment box or you can email your doubts. Thank you.